देखो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए थे वो थे ग्रेफाइट के, और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में क्या आता है कि इलेक्ट्रोड कोई पार्ट नहीं प्ले कर रहा था, कोई केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस में डिसॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये प्लेटिनियम के भी हो सकते हैं, और हम लोग जो लेते हैं वो यूजुअली ग्रेफाइट होता है। अच्छा, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। तो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में फर्क क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड dissolves in electrolyte, और इसमें हम जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो उसी मेटल का होता है जिस मेटल का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी है कॉपर टू सल्फेट की, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं वो इलेक्ट्रोड जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, यानी कि जो एनोड है, अगर एनोड में उसी मेटल की ले लूं जिस मेटल का मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, क्या मतलब है, अगर मेरे पास इसमें कॉपर टू सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर आइंस क्या होंगे? कॉपर टू पॉजिटिव आइन, सल्फेट एनाइन, और वाटर की वजह से H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन। और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, स्पेशली एनोड अगर मैंने उसी मेटल का ले लिया, लेट्स से मैंने एनोड कॉपर का ले लिया, कैथोड बेशक आप ग्रेफाइट का ले लो, लेकिन अगर आपने एनोड कॉपर का लिया हुआ है तो क्या होगा? ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाएगा। इसमें एनोड जो होगी वो खुद जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कैथोड भी कॉपर का ले लूं तो कैथोड डिसॉल्व नहीं होती है, एनोड डिसॉल्व होती है। तो किस तरह से एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होती है? व्हेन एनोड is made up of a metal in electrolysis where electrolyte has that metal ion. अच्छा, इसकी इक्वेशंस क्या होंगी? अगर मैं इसकी कैथोड की इक्वेशन देखूं और एनोड की इक्वेशन देखूं, तो एनोड की इक्वेशन, क्योंकि एनोड डिसॉल्व हो रहा है ना, तो एनोड की इक्वेशन अगर देखो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जो कॉपर मेटल है एलिमेंटल फॉर्म में, ये जो है आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम कह रहे हैं कि डिसॉल्व हो गया है, कॉपर सॉलिड स्टेट से आयनिक स्टेट में आ गया एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो जो एनोड है कॉपर की जो बनी हुई है वो डिसॉल्व हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि कॉपर एनोड डिसॉल्व्स। और कैथोड पे इसकी रिवर्स इक्वेशन बनती है। देखो, एनोड से कॉपर जो है वो कॉपर टू पॉजिटिव आइन बन रहा है, और कॉपर टू पॉजिटिव आइन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट में थे वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन आप एनोड की बनाओगे वही इक्वेशन आप कैथोड की रिवर्स करके बना दोगे। एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होती है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अभी भी देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। जब भी कॉपर एलिमेंटल स्टेट से कॉपर टू पॉजिटिव आइन बना रहा है, और कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है उस पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमेशा ऐसे ही होगा, जो भी आपकी एनोड की इक्वेशन होगी उसको रिवर्स करके आप कैथोड की इक्वेशन बना लोगे। तो ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस को हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें एनाइन कहाँ चला गया? एनाइन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर आप एनोड उस मेटल की लो जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो आपके पास हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, मेटल डिसॉल्व होगी, मेटल एनोड जो भी होगी कॉपर की है तो कॉपर डिसॉल्व होगी, उसको हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। उसी की इक्वेशन रिवर्स करके हम कैथोड की बना देंगे। दिस इज एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर इसकी ऑब्जर्वेशन पूछी जाए आपसे
तो ऑब्जर्वेशन, तो एक तो क्लियर कट ऑब्जर्वेशन ये कि एनोड डिसॉल्व हो रही है। पहली तो आप ऑब्जर्वेशन ये लिखोगे कि एनोड डिसॉल्व्स, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर पिंक कलर का होता है, तो पिंक सॉलिड जो कि कॉपर मेटल है डिपॉजिट्स एट द कैथोड। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में जो कलर देता है वो ब्लू कलर का देता है, कल भी हमारी बात हुई थी। तो इसमें ब्लू कलर इलेक्ट्रोलाइट का वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे रिड्यूस्ड होके खत्म हो रहे हैं, वो वापस एनोड से हमें वापस मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो ब्लू कलर ऑफ अ सोल्यूशन स्टेस, वो चेंज नहीं होगा। ब्लू कलर ऑफ अ सॉल्यूशन स्टेस, सही है। तो दिस इज एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ सवाल है किसी का इसमें, कुछ पूछना है? अच्छा, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है इसका, क्यों यूज करते हैं इसको? तो देखो, इसको हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए यूज करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। इसके दो यूजेस हैं। नंबर वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नंबर टू इज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है, अगर आपने किसी मेटल पे कोई दूसरा मेटल कोट करना है, जैसे वो नहीं कहते कि चांदी का पानी चढ़ा हुआ है या सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो हाउ डू वी इलेक्ट्रोप्लेट एनी मेटल विद अनदर मेटल? तो वो हम थ्रू एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टील का स्पून है, चम्मच। स्टील हमें पता है ना, एलॉय ऑफ आयरन है, तो वो भी ज़ाहिर है कंडक्टर होगा, तो वो एज इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है। इसको मुझे इलेक्ट्रोप्लेट करना है विथ, लेट्स से, सिल्वर। इसमें सिल्वर चढ़ाना है, इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर। तो जिस चीज को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, मतलब जिसके ऊपर वो कोटिंग करनी होती है, तो उसको हम हमेशा रखते हैं कैथोड पे, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको। तो जो मेटल इलेक्ट्रोप्लेट करवाना होता है, मतलब जिस मेटल को चढ़ाना होता है, उसको हम हमेशा रखेंगे एनोड पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो, सब कुछ वैसा ही होगा, बस फर्क क्या है कि जिस मेटल से आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसी मेटल आइन का आपने इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें सिल्वर आइंस होने चाहिए। अब सिल्वर आइंस होने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सिल्वर का सॉल्ट हो, सॉल्युबल सॉल्ट हो। तो हमेशा याद रखना, आपके पास सॉल्युबल किसी भी मेटल का जो नाइट्रेट सॉल्ट होता है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल ना, तो आप आंखें बंद करके किसी भी मेटल का नाइट्रेट सॉल्ट ले लो, वो सॉल्युबल ही होगा। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। इस सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट में मैंने ये जो मेरा स्पून था, इसको डिप करा, और मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज से करवानी है, सिल्वर। तो मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सिल्वर को कनेक्ट करूंगा। दिस इज माय सिल्वर रॉड, एजी इज सिल्वर, राइट।
एनोड पे मैंने रखा सिल्वर मेटल, और जिस चीज पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है उसको मैं रखूंगा कैथोड पे। तो कैथोड पे मैंने रख लिया अपना स्टील स्पून। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आइंस कौन कौन से होंगे? सिल्वर आइन, नाइट्रेट आइन, क्योंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये केस एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है या इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है? भाई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज नहीं हुए हुए, तो दिस केस इज एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर एनोड उसी मेटल का है जिस मेटल का आइन है सोल्यूशन के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो इट इज कंफर्म कि वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है। मैंने एनोड लिया है सिल्वर का और सिल्वर आइंस है इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है। तो इसकी जो इक्वेशंस होंगी वो बनाना बड़ा आसान होता है। सिल्वर मेटल है तो आपने क्या करना है, एनोड पे सिल्वर को ऑक्सीडाइज करा के सिल्वर आयनिक फॉर्म में लेके आ जाना है, Ag पॉजिटिव, 1 होता है इसका चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन। और यही अपोजिट इक्वेशन आप कैथोड के लिए लिख दो, विच इज Ag+1, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल बना लेगा। कैथोड पे जो सिल्वर मेटल बना है वो बेसिकली क्या होगा, इस पे यहाँ पे आके ना स्पून पे वो इस तरह से डिपॉजिट होगा, इवनली डिपॉजिट होगा। जहाँ पे एक बार डिपॉजिट हो गया उसके बाद और नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हम कहेंगे कि स्पून की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है। जैसे पेंट करते हैं किसी चीज पे, इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। तो उसके सरफेस के ऊपर सिल्वर आके डिपॉजिट हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने के पर्पसेस क्या होते हैं? देखो, इलेक्ट्रोप्लेट हम क्यों क्यों करवा सकते हैं? फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, सजाने के लिए किसी चीज को। नहीं कहते चांदी चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसके अलावा जैसे किसी मेटल को मुझे रस्टिंग से बचाना है कि वो कोरोड ना करे, उसके ऊपर लेस एक्टिव मेटल की मैं कोटिंग कर दूं, तो इसलिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है, टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्टिंग। तो मोर रिएक्टिव मेटल पे लेस रिएक्टिव मेटल की अगर मैं कोटिंग कर दूंगा, जैसे स्टील के ऊपर, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर मैंने सिल्वर की कोटिंग कर दी है, तो फिर वो सिल्वर क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है तो वो सरफेस से एक्सपोज तो वही है ना ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, तो वो रस्ट नहीं करेगा। तो ये हम इसलिए कहते हैं टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग या फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। सही है, समझ आई बात? तो सही है, हमारे वापस पास बताइएगा। कौन सी चीज? सही यही जो आप बता रहे थे कि वो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाली कोट करते हैं वो वाला। हाँ देखो, हमें पता है ना कि मेटल जो है हमारे पास रस्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अब मेरे पास अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल है, जैसे आयरन है, मुझे पता है वो रस्ट करता है, अगर मैं उस आयरन को क्या कहते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूं सिल्वर की, तो सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो रस्ट नहीं करेगा। तो आयरन जो है वो एयर और ऑक्सीजन के साथ, एयर या मॉइस्चर के साथ जो है वो एक्सपोज नहीं हुआ हुआ। फिर ये आयरन था जैसे मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ना सिल्वर की कोटिंग कर दी। जब तक इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग है तब तक ये रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन जो है और जो मॉइस्चर है वो आयरन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और सिल्वर को वो हटा नहीं पा रहा है क्योंकि सिल्वर रस्ट होता नहीं है। समझ आई बात? जी सर, आ गई। सर लेस रिएक्टिव वाला करना है, लेस रिएक्टिव वाले से कोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसी तरह ये और भी जगहों पे हुआ हुआ होता है, जैसे आपकी जो बाइक्स होती हैं, बाइक्स में अक्सर जो सिलेंसर होते हैं वो जो शाइनी सिल्वर कलर होता है वो बेसिकली क्रोमिंग हुई हुई होती है। क्रोम मेटल होता है, क्रोमियम जो होता है हमारे पास एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, वो भी लेस एक्टिव होता है। उसकी कोटिंग कर देते हैं, और वो कोटिंग हम सर लोग थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जी सर हमारा वो रस्ट तो हो जाता है सिलेंसर। हाँ, जब वो आहिस्ता आहिस्ता देखो वो आपका क्रोम हटता जाता है, जहाँ जहाँ से क्रोमियम, वहां से फिर आयरन एक्सपोज होने लगता है एयर में, और वो रस्ट करने लगता है। ठीक है, अब अगर वो हटता जाएगा वेयर एंड टेयर की वजह से, स्क्रैचेस आएंगे उस पे, तो जब आयरन एक्सपोज हो जाएगा तो फिर वो रस्ट करेगा। लेकिन एक लाइफ तो बढ़ा देता है वो, अगर डायरेक्टली आयरन का लगाओगे तो वो तो बहुत जल्दी रस्ट कर जाएगा। सही सर। सही है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या है? फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल।
प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर होने का क्या मतलब है कि लेट से इसके अंदर जो है ना कॉपर भी है। इम्प्योर का मतलब देखो केमिस्ट्री में प्योरिटी इम्प्योरिटी इस सेंस में होती है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉपर है तो उसमें सिर्फ कॉपर एटम होने चाहिए। अगर इसके अंदर कोई गोल्ड एटम आ गए तब आप गोल्ड कहोगे, गोल्ड इम्प्योर थोड़ी होता है। लेकिन कॉपर के अंदर अगर गोल्ड आ गया तो कॉपर कॉपर तो नहीं रहा ना, उसमें गोल्ड भी है, तो वो इम्प्योर कॉपर कहलाएगा या इम्प्योर गोल्ड कहलाएगा। तो केमिस्ट्री इम्प्योरिटी को इस तरह से देखती है कि अब जो चीज है वो होनी चाहिए। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप शुगर डालो तो वाटर इम्प्योर हो जाता है केमिस्ट्री की नजर से, पीने की नजर से नहीं होगा। पी सकते हो आप उसको, वो क्लीन वाटर है। लेकिन केमिस्ट्री उसको इम्प्योर वाटर कहेगी क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो प्योरिटी केमिस्ट्री में ये होती है कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो वाटर मॉलिक्यूल है तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही हो, तो डेट इज प्योर। इसी तरह हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर रॉड है। इम्प्योर कॉपर रॉड मतलब लेट से उसके अंदर जिंक के भी एटम्स हैं। जैसे जो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है उसको हम कहते हैं ब्रास। अब अगर मुझे इसमें से सिर्फ कॉपर निकालना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। और किस तरह से इस कॉपर को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे उसमें से, देखो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अब मुझे ना एनोड पे इम्प्योर कॉपर लगाना है। और एनोड पे इसलिए लगाना है क्योंकि डिसॉल्व होगा इसमें से कॉपर, और कॉपर आइंस जो है वो निकलते जाएंगे इसमें। तो जो एनोड मैंने लिए है दैट इज माय इम्प्योर कॉपर एनोड। अच्छा, कैथोड पे हम क्या लेंगे, क्योंकि देखो एनोड इसकी अगर मैं एनोड की इक्वेशन देखूंगा तो एनोड की इक्वेशन क्या होगी, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव आयन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कब होगा, तब होगा जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर टू पॉजिटिव आयन जरूरी हो। तो वो उसके लिए मैं कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल सॉल्ट होता है वो भी ले सकता हूँ, कॉपर नाइट्रेट भी ले सकता हूँ। तो इसमें कॉपर टू पॉजिटिव आयन होंगे, नाइट्रेट आयन होंगे, एच पॉजिटिव आयन होंगे और ओएच नेगेटिव आयन होंगे। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है इसलिए कॉपर टू पॉजिटिव आयन ही जाके रिड्यूस होना है दूसरी साइड पे। और कैथोड पे जो है ना मैं एक प्योर कॉपर रॉड ले लूंगा। प्योर कॉपर रॉड क्यों ले रहा हूँ मैं, तो देखो जो मेरा कॉपर आयन इस पे जाके डिपॉजिट होगा वो अगर आप किसी और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करवा लोगे तो अंदर तो वो दूसरा मेटल होगा ना, तो वो पूरी की पूरी प्योर कॉपर रॉड नहीं कहलाएगी। कैथोड पे मैंने प्योर कॉपर लिया हुआ है। कैथोड पे हमारे पास है प्योर कॉपर। होगा क्या, एनोड पे से कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में डिसॉल्व होगा और कॉपर टू पॉजिटिव आयन बना के एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है वो जाके कैथोड पे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो प्योर कॉपर रॉड थी उसके ऊपर और कॉपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जो एनोड की इक्वेशन थी उसको अपोजिट करके लिख दो, कॉपर टू पॉजिटिव आयन कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या हुआ, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट मतलब कॉपर के ऊपर कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है। तो वो पूरी की पूरी कैथोड जो होगी ना वो एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और कॉपर उस पर बढ़ जाएगा। तो वो रहेगी तो प्योर कॉपर ही, क्योंकि पहले भी कॉपर था अब भी कॉपर आ गया। और जो इसमें इम्प्योर कॉपर रॉड में जो जिंक के एटम्स थे वो जो है वो ऐसे ही नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जिंक एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए नहीं कर सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में मेटल पॉजिटिव आयन कॉपर का है। अगर जिंक होता तो फिर जिंक जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर टू पॉजिटिव आयन है तो इसलिए ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होंगे कैथोड पे जाके। हमने क्या किया, इम्प्योर कॉपर रॉड में से सिर्फ कॉपर निकाल के एक साइड पे ले जाके डिपॉजिट करा लिए। तो इसको हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। सर जी। तो बस अब रॉड पे जो है सिर्फ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। देखो रॉड पे कुछ, जो एनोड रॉड है ना उस पे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब कॉपर और जिंक एलॉय फॉर्म में होंगे ना, एक दूसरे के साथ लैटिस बनाया हुआ होगा उन्होंने इस तरह से। जब इसमें से कॉपर मेटल पॉजिटिव आयन निकलना शुरू हो जाएंगे
तो जिंक कैसे रहेगा, जिंक नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। वो होल्ड कैसे करेगा, जब बीच बीच में से कॉपर टू पॉजिटिव आयन निकलना है तो जिंक जो है वो अकेला थोड़ी ही रहेगा, वो तो नीचे गिर जाएगा आके। सही तो है, रॉड रहेगी नहीं। नहीं डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसके सही। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, इम्प्योर या एनोड डिसॉल्व्स, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप इसमें करंट फ्लो होगा मास ऑफ एनोड डिक्रीज होगा, और ऑन दी अदर हैंड कैथोड पे जाके वो डिपॉजिट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। सही है। अच्छा, जी सर। जितना ज्यादा मैं करंट ट्रेवल कराऊंगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना जल्दी ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मतलब ग्रेटर द करंट ग्रेटर वुड द रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फास्ट इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए मुझे करंट ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कभी अक्सर जो है ना वो ग्राफ भी पूछता है कि चेंज इन मास ओवर टाइम जो है वो एनोड का कैसा हो रहा है। मास ऑफ एनोड का पूछा जाए, एनोड का मास जो होगा वो ज़ाहिर डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, डिक्रीजिंग लाइन। और अगर कैथोड का पूछा जाए तो कैथोड पे आके डिपॉजिट हो रहा है मेटल, तो उसका मास इंक्रीज होगा। तो चेंज इन मास ऑफ कैथोड आपसे पूछेगा तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो कांस्टेंट इंक्रीज होगा। कांस्टेंट इंक्रीज होगा। और ये हम जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर की रॉड थी बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस उसका भी तो कुछ मास था ना ऑलरेडी, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं किया उसको। सही, समझ आई बात। चलें आगे। यस सर। अच्छा, अब इसका जो लास्ट टॉपिक है ना हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट बिफोर वी गो ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मुझे ना आपको प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और करवाना है। जैसे अब प्योरिफिकेशन पढ़ लिया ना, तो अब अगर आपको याद हो कि मेटल्स में हम लोगों की बात हुई थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमने पढ़ा था लास्ट से लास्ट क्लास में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने देखा था कि हमने आयरन की एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी फ्रॉम हेमाटाइट और, जैसे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी मेटल्स की, इसमें हम लोगों ने देखा था एल्यूमिनियम तक अगर मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट करवाना है कोई भी मेटल इसमें से, तो आयरन जैसा हमने करवाया था, तो वो हमने देखा था हीटिंग विद कोक या कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम उसको एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि कार्बन था, कोक की फॉर्म में जो लिया था, और कॉपर से बिलो जो है हम हाइड्रोजन गैस से भी करवा सकते हैं। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम तो हमें मिलता ही नहीं ऑक्साइड की फॉर्म में, तो उसको करवाना नहीं पड़ता रिड्यूस। लेकिन हमने देखा था जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं जैसे पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक, वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, उनको हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन क्या थी कि जैसे मेरे पास आयरन था, वो Fe2O3 की फॉर्म में मिलता है हमें जमीन के अंदर जब हम उसकी माइनिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेमाटाइट। और हेमाटाइट और में जो आयरन हमें मिलता है वो Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलता है। हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा के एलिमेंटल फॉर्म में जब लेके आ रहे थे, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे थे एक्सट्रैक्शन। और ये केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था ये हो रही है रिडक्शन। तो इन ऑर्डर टू extract a metal from its ore or from its oxide into elemental form, we need to gain the electron to the metal positive ion, whatever it is, iron है, lead है, जो भी है, और चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो। बट in order for the metal ion to gain an electron,
मेटल पॉजिटिव आयन जो होते हैं ना, दे आर वेरी रिएक्टिव, वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। अब आपने आयरन 3 पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो तो मुश्किल होता है काम। जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना तो बहुत मुश्किल होता है, वो इतनी आसानी से नहीं करता है। आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, सही है, जिंक से ऑनवर्ड्स आप आराम से करवा लेते हो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, लेकिन जो उससे ऊपर के मेटल हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, उनको रिड्यूस कराना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की बस की बात नहीं है। उनको रिड्यूस करवाने के लिए हमें फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है, जो कि करंट पास करवा के उनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, वो रिड्यूस होकर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आते हैं। तो हमारे सिलेबस में दो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन है, एक है आयरन और एक है एल्यूमिनियम। आयरन हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हमें नहीं करनी थी, तो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के नाम से ये मेटल्स में ही पढ़ लिया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओर। हमारे सिलेबस में दूसरा एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम की अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करानी है तो बेसिकली मुझे करना क्या है, एल्यूमिनियम अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इसका चार्ज होता है +3। मुझे इसको किसी तरह 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करा के एल्यूमिनियम को एलिमेंटल फॉर्म में लेकर आना है। और जब एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा तो दिस इज प्योर मेटल एल्यूमिनियम। तो ये काम करवाने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और किस तरह से करते हैं वो हमें देखना है। और इस टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है उसकी जो ओर का नाम होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड की ओर का नाम हेमाटाइट ओर था, इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओर जो है उसका नाम है बॉक्साइट ओर। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, ओर का नाम क्या है, बेसिकली इट इज बॉक्साइट ओर, नाम भी याद रखना है इसका। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। करते कैसे हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस, हम जिसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं ना वो कुछ इस तरह का होता है, स्लांट होता है नीचे से, नीचे एक ओपनिंग होती है। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जैसे समझ लो एक कंटेनर है, और इस कंटेनर की जो वॉल्स है ना, इनर वॉल्स, अंदर वाली वॉल्स, उस पे हम लोग जो है वो लाइनिंग कर देते हैं, ग्रेफाइट से कर दो या किसी और कंडक्टिव सॉलिड से कर दो, किसी और मेटल से, वैसे ग्रेफाइट से करते हैं। तो उसको हम बेसिकली कैथोड बना रहे होते हैं, मतलब ये जो अंदर की लाइनिंग होगी इसकी, इसको हमने बना दिया है कैथोड। आई थिंक नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, ज्यादा बेटर होता है। कैथोड बनाने कैसे बनाया होगा मैंने, ऑब्वियसली इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम लोग बॉक्साइट और डालते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो मुझे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, ये पानी में डिजोल्व तो होता नहीं है, एक बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा नहीं कि आयंस अलग अलग हो जाए, तो मुझे इसको मोल्टन करवाना पड़ेगा, मेल्ट करवाना पड़ेगा बाय हीटिंग। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। अब 2000 डिग्री सेल्सियस इज अ वेरी ह्यूज मेल्टिंग पॉइंट, और उसको अचीव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हीटिंग का मतलब यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूल अपना यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्यूल जला के फ्लेम बना के उससे हीटिंग करता हूँ। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट हम लोग एक इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रायोलाइट। इसको मैं इम्प्योरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर मेरे पास प्योर सब्सटेंस है ना, उसमें अगर मैं कोई इम्प्योरिटी डालता हूँ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो इम्प्योरिटीज बेसिकली डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, इम्प्योरिटीज डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। ये वही चीज है जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना, कि जिन मुल्कों में बर्फबारी होती है ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, सुबह के वक्त जब धूप निकलती है तो वो उसको
टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 1 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो वो स्नो जो होगी वो मेल्ट होगी तो वाटर बनेगी तो रोड पे पानी आ जाएगा, वो ज्यादा मुश्किल है, गाड़ियां स्लिप होंगी। तो वो क्या करते हैं, इस पे सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं स्नो के ऊपर। तो वो इम्प्योरिटी हो गई ना सॉल्ट स्नो के लिए। स्नो क्या है, फ्रीज वाटर है, तो उसका वो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब वो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से होता क्या है कि वो मेल्ट नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जब क्रायोलाइट इम्प्योरिटी डालते हो उसमें, तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6, ये फॉर्मूला याद रखना। इसको हम कहते हैं क्रायोलाइट। और ये डालने से क्या होता है, इम्प्योरिटी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज होता है कि थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और वो फर्क तकरीबन इसका मेल्टिंग पॉइंट लेकर आ जाता है 950 डिग्री सेल्सियस तक। अब कहाँ 2000 और कहाँ 950 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 950 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा है तो इट मीन्स के एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, हीटिंग कम करनी पड़ेगी। हीटिंग जितनी ज्यादा करोगे तो पैसे उतने ज्यादा लगते हैं। कूलिंग के लिए भी पैसे लगते हैं, हीटिंग के लिए भी पैसे लगते हैं। फ्यूल जलती है ना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट इज, जब हमने इसमें हीटिंग करा तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, मेल्ट होगा। जब मेल्ट होगा तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना हुआ है वो बना हुआ है Al2O3 का। इसमें से Al3 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, O2 नेगेटिव अलग हो जाएगा। फ्री मूविंग आयंस आ गए हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ओपनिंग है ना, ये यहाँ पे ना टैप लगा हुआ है तो कुछ निकलेगा नहीं बाहर। अब ये मेल्ट हो गया ना, मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ये फ्लो करता हुआ बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए हमने एक टैप लगाया हुआ है, इसको रोका हुआ है। अब होगा क्या, अब ये ना मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे, ये मैं हटा रहा हूँ। अब आपको पता है कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट में है क्या। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कैथोड तो मैंने दिखा दी, एनोड अभी तक नहीं बनाई। तो हम इसमें जो एनोड लेते हैं ना, वो हम लेते हैं ग्रेफाइट की। और ये एनोड ना मैंने इस तरह से कट करी हुई होती है, इसके ना कुछ पार्ट जो है वो डिप हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, कुछ नहीं हो रहा होता। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। चलें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई है। एंड दिस इज ग्रेफाइट एनोड। आइंस इसमें क्या क्या है, Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। अब आपको पता है जो पॉजिटिव आइन है वो तो कैथोड की तरफ मूव हो जाएगा जो कि नीचे है, और जो नेगेटिव आइन है वो एनोड की तरफ मूव हो जाएगा, जो ऊपर मैंने ग्रेफाइट एनोड लगाई हुई है। और इसमें देखो, आ, इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एल्यूमिनियम की तो नहीं है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस तो नहीं है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इसकी इक्वेशन फिर हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे लास्ट क्लास में। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड नेगेटिव होता है, उस पे Al3 पॉजिटिव आइन आए। और तो कोई कैटाइन नहीं है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि ये एक्वस नहीं है, मोल्टेन है। तो Al3 पॉजिटिव आइन जो होंगे वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल बना लेंगे। यही तो मेरा मेन पर्पस था ना सारी काम करने का, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा था एल्यूमिनियम आइन को एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में। अच्छा, और एल्यूमिनियम जो बनेगा वो मोल्टेन एल्यूमिनियम मेटल बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेटल जो है वो भी 950 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम बन रहा है वो बहता हुआ, मतलब मोल्टेन एल्यूमिनियम बन रहा है इस तरह से। और वो डेंसर होता है तो उस तरह से नीचे आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे जब जैसे ही इसको यहाँ से जमा ज्यादा हो जाएगा, मुझे निकालना होगा, मैं टैप ओपन करूंगा और ये मोल्टेन एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। दिस इज बेसिकली मोल्टेन एल्यूमिनियम। सही है। अच्छा,
तो कैथोड की इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, जिसपे जो मेन पर्पस था ना मेरा एल्यूमिनियम मेटल बनाना, वो तो बन गया। एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड पे हमारे पास जो है वो ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव। एनोड क्योंकि पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव आयन जाएगा वहां पे, और ये जो है वो ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ऑक्सीजन गैस जब बनाता है तो O2 होता है उसका फॉर्मूला। तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक ऑक्साइड को? 2। उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे गेन नहीं करेगा, सॉरी लूज करेगा ना, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। तो ये O2 नेगेटिव, O2 जब बनाएगा तो एक ऑक्साइड आयन जो है वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब यहाँ पे O2 बना है तो मतलब 2 ऑक्साइड आयन लगे होंगे और वो टोटल 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी एनोड की। मेन पर्पस हमारा क्या है इसमें? एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में हमें मिल गया। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? सर तो ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में नहीं होगी अब? हाँ गैसियस स्टेट में ये गैस बन के निकल गया यहाँ से ऑक्सीजन ना। सर तो जब हीट कराएंगे उसी वक्त निकल जाना चाहिए था ना उसे तो। क्यों? उस वक्त तो ऑक्साइड आयन बना है ना, अलग अलग हुआ है। जब वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है नोड पे, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज करें तब बना है ना O2। नहीं, सर फिर मतलब एलिमेंटल फॉर्म में होगा, फिर गैस बन के उड़ेगा। हाँ जब वो O2 की फॉर्म में आ जाएगा, O2 गैस होती है। ऑक्साइड आयन तो आयन है, वो मोल्टन फॉर्म में ऑक्साइड आयन अलग घूम रहा है। सही सर। सही है। अच्छा, इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन अगर आप बनाओ तो आप कैथोड की इक्वेशन है Al3 पॉजिटिव 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन Al, और एनोड की इक्वेशन है O2 नेगेटिव O2 एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए पहली इक्वेशन में 3 है, दूसरी में 4 है, तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बन जाएगी 4 Al3 पॉजिटिव 4 3 12 इलेक्ट्रॉन एंड 4 Al। इसी तरह जो नीचे वाली इक्वेशन है 3 2 6 O2 नेगेटिव 3 O2 3 4 12 इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट साइड राइट साइड से ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन 4Al3 पॉजिटिव 6 O2 नेगेटिव 4 Al एंड 3 O2। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी ओवरऑल सेल इक्वेशन। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन बना है ये ग्रेफाइट, हमें पता है कि ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है? कार्बन होता है ना, कार्बन का एलोट्रोप है। अभी इतने हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो ये जो ग्रेफाइट है ये ऑक्सीजन के साथ, ग्रेफाइट में कार्बन ही है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये जो ग्रेफाइट है ना इसकी कंबशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो एट सच अ हाई टेम्परेचर graphite anode will undergo combustion as oxygen, और ऑक्सीजन बनी ग्रेफाइट पर रहा है ना, जैसे ऑक्सीजन बनता है ग्रेफाइट उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। At such a high temperature, graphite anode will undergo combustion as oxygen is produced on it. तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेफाइट खत्म हो जाएगी, वो जो एनोड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के खत्म होना शुरू हो जाएगी, जल गई। जैसे पेपर को जला दो तो उड़ जा गायब हो जाता है ना, इसी तरह ग्रेफाइट एनोड भी गायब होना शुरू हो जाएगी। तो फिर हमें जो है वो दोबारा नई एनोड डालनी पड़ेगी। जब भी देखो हमने बहुत सारी एक साथ जो है वो अटैच करके डाली थी, ताकि एक खत्म हो जाए तो दूसरी तो डिप हुई भी होगी तो उससे चलना शुरू हो जाएगा काम, इसलिए हमने ज्यादा डाली हुई थी। तो फिर हमें सर अब जब सारी जी सर जितनी डिप हुई होगी उतनी ही सेफ होगी ना डिजोल्व? हाँ, जितनी डिसॉल्व नहीं हो रही है इसमें, ये रिएक्ट हो रही है, इट्स नॉट डिसॉल्विंग। ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस नहीं है।
अच्छा, अब जितनी डिप हुई हुई होगी उतनी डिसॉल्व उतनी रिएक्ट हो रही होगी, जरूरी नहीं ऑक्सीजन बन के ऊपर वाली जगह से टच होगी तो वो भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो कंबशन रिएक्शन हो रहा है, डिसॉल्व सही नहीं हो रहा है ये। इस वजह से क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई डू वी हैव टू रिप्लेस एनोड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज कंबस्टेड विद ऑक्सीजन एट अ सच अ हाई टेम्परेचर। तो सो दैट्स व्हाई graphite anode is replaced at regular intervals. Okay. सवाल कुछ पूछना है?